हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक जल्द ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी भारतीय रुपये को लॉन्च करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस रुपये की शुरुआत प्रारंभ में केवल होलसेल व्यवसायों के लिए ही की जाएगी। आपको याद होगा कि बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपने बजट भाषण के दौरान इस तरह की मुद्रा को लॉन्च करने की घोषणा की थी। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती क्या है और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान से ये पूरी प्रणाली किस तरह से अलग है। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, क्या ये क्रिप्टो करेंसी का ही रूप है या फिर इन दोनों में कुछ अंतर भी मौजूद है। इसके अलावा डिजिटल रुपए की ज़रूरत क्यों है भारत को, इसकी शुरुआत क्यों की जा रही है, इस पूरी प्रणाली से भारत को फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदे की बात करेंगे। इस संबंध में क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं, क्या क्या मुद्दे मौजूद हैं, उन पर बात करेंगे। क्या क्या इश्यूज़ हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दुनिया भर में इस पूरे विषय को लेकर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों को समझेंगे। अंत में एक प्रश्न की भी बात करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर और बैंकिंग क्षेत्र और NBFC जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, द डिजिटल रुपी दैट RBI कुड इंट्रोड्यूस दिस ईयर एंड हाउ इट विल हेल्प। यानी RBI एक रिपोर्ट सामने आई है RBI को लेकर, जिसमें बताया गया है कि RBI जल्द ही साल के अंत तक डिजिटल रुपए को लॉन्च कर देगा। इस पूरी खबर में बात की गई है कि इस डिजिटल रुपए का स्वरूप क्या होगा और आगे आने वाले समय में इससे क्या क्या फायदे हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आखिर होती क्या है। इस करेंसी की अवधारणा को समझ लेते हैं। तो CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी किसी देश की फिएट मुद्रा का एक डिजिटल रूप होता है जिसे देश के केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उस देश के सेंट्रल बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत के मामले में इसे RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। फिएट मुद्रा की बात करें तो सरकार द्वारा पारंपरिक तौर पर जारी मुद्रा को ही उस देश की फिएट मुद्रा कहा जाता है। इस तरह की मुद्रा देश के सोने जैसी कमोडिटी से समर्थित नहीं होती है और इस तरह की मुद्रा अपने आप में स्वतंत्र होती है और इसे सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सरकार द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। सरकार की ओर से इसे देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रेगुलेट किया जाता है, RBI द्वारा रेगुलेट किया जाता है। फिएट मुद्रा के उदाहरणों की बात करें तो जो नोट जारी करता है RBI, जो सिक्के जारी किए जाते हैं, इन दोनों को ही फिएट मुद्रा के तहत, पारंपरिक मुद्रा के तहत शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो CBDC होता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होता है, उसे देश की पारंपरिक मुद्रा का डिजिटल रूप माना जा सकता है। यानी अगर भारत सरकार या फिर RBI द्वारा CBDC लॉन्च किया जाता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया जाता है, तो इसे हम डिजिटल रुपए के रूप में भी देख सकते हैं। इसे डिजिटल रुपया भी कहा जा सकता है। अब क्योंकि इसे केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, सरकार का समर्थन प्राप्त होता है, तो CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को कानूनी निविदा भी कहा जाता है, लीगल टेंडर भी कहा जाता है। लीगल टेंडर होने का अर्थ है कि मुद्रा को कानूनी मान्यता प्राप्त है। इस तरह की मुद्रा को सरकार द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त होती है और कोई भी व्यक्ति इस लेन देन के लिए इस पूरी मुद्रा को प्राप्त करने से इनकार नहीं कर सकता है। यानी जिस भी चीज़ को लीगल टेंडर प्राप्त है, जिस भी मुद्रा को लीगल टेंडर प्राप्त है, कोई भी व्यक्ति उसे लेने से इनकार नहीं कर सकता है और यदि कोई लेने से इनकार करता है तो कानून के माध्यम से उसे सज़ा दी जा सकती है, उसे दंड दिया जा सकता है। तो ये तो बात हुई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान से CBDC की प्रणाली किस तरह से अलग है। तो हमने पहले ही देखा, हम जानते हैं कि भारत में जो डिजिटल भुगतान का दायरा है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और मौजूदा समय में डिजिटल भुगतान के लिए हमारे पास तमाम तरह के विकल्प मौजूद हैं। कोई व्यक्ति UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान कर सकता है, NEFT के माध्यम से डिजिटल भुगतान किया जा सकता है। NEFT की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये जो CBDC की प्रणाली है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये इस डिजिटल भुगतान से किस तरह से अलग है। क्या दोनों में कुछ समानताएं मौजूद हैं या फिर दोनों अलग अलग हैं। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि भारत में जो भी डिजिटल भुगतान किया जाता है, उन सभी डिजिटल भुगतानों के केंद्र में बैंकिंग सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं। बैंकिंग सॉल्यूशंस इन सभी के भुगतानों के केंद्र में होते हैं। यानी जो भी व्यक्ति भुगतान करता है, जब भी हम एक खाते से दूसरे खाते में कितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये अमाउंट जो ट्रांसफ़र होता है वो किसी बैंक के ज़रिए होता है, किसी बैंक के माध्यम से किया जाता है।
यानी अगर आप यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते हैं, आप वॉलेट के माध्यम से भुगतान करते हैं, या फिर आप कार्ड के माध्यम से भुगतान करते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करते हैं, तो ये सभी भुगतान जाहिर तौर पर, स्पष्ट तौर पर किसी न किसी बैंक से होकर गुजरेंगे, किसी न किसी बैंक के माध्यम से ये भुगतान होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल भुगतान होता है, उन भुगतानों में देश के वाणिज्यिक बैंक, देश के कमर्शियल बैंक एक मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हैं, एक मीडिएटर की भूमिका अदा करते हैं। यहीं से अलग हो जाती है सीबीडीसी की भूमिका, सीबीडीसी का स्वरूप, यानी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इस पूरी व्यवस्था के तहत मध्यस्थों को हटाने की कोशिश की जाती है और इस पूरी प्रणाली के तहत सभी लेन देनों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर जो सभी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर आरबीआई के माध्यम से, देश के सेंट्रल बैंक के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा जो डिजिटल माध्यम से भुगतान किया जाता है, यानी यूपीआई के माध्यम से जो भुगतान होता है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से जो भुगतान होता है, ये सभी भुगतान फिएट मुद्रा से समर्थित होता है। इस तरह के सभी भुगतान को फिएट मुद्रा का समर्थन प्राप्त होता है। लेकिन जो सीबीडीसी के माध्यम से भुगतान होता है, सीबीडीसी को किसी भी तरह का समर्थन प्राप्त नहीं होता है। सीबीडीसी अपने आप में स्वतंत्र होती है। जो डिजिटल रुपया होगा वो अपने आप में स्वतंत्र मुद्रा होगी और इसका उपयोग लेन देन के लिए आसानी से किया जा सकेगा यदि सरकार द्वारा इसे मान्यता प्रदान की जाती है। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से अलग है, दोनों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं, उन पर बात की हमने। अब आगे बढ़ते हैं और एक नए सवाल पर बात करते हैं। इस विषय को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि क्या जो सीबीडीसी है वो क्रिप्टो करेंसी का ही रूप है, क्रिप्टो करेंसी और सीबीडीसी में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, दोनों पर बात कर लेते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी में कई सारी समानताएं मौजूद हैं। मसलन पहली समानता की ये है कि ये जो दोनों ही प्रणालियां हैं ये तकनीक के आधार पर काम करती हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम करती हैं। इसके अलावा दूसरी समानता ये है कि भंडार और भुगतान के लिए, यानी डिजिटल करेंसी को एक जगह पर स्टोर करने के लिए, उसके अलावा उसके माध्यम से भुगतान करने के लिए हमें एक डिजिटल वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों तकनीकों में ही डिजिटल वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर आप सीबीडीसी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं तो भी आपको वो सीबीडीसी, वो जो करेंसी है, वो एक वॉलेट में सेव करनी होगी, और अगर आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं तो भी आपको वो करेंसी एक डिजिटल वॉलेट में ही स्टोर करनी होगी। तो ये तो इन दोनों के बीच समानताएं हुई, लेकिन दोनों के बीच कुछ असमानताएं भी हैं, कुछ अंतर भी मौजूद हैं। मसलन अंतर ये है कि क्रिप्टो करेंसी को किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा, किसी सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसे ना तो किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ना ही सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसे उस व्यक्ति द्वारा भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता जिसने इसका निर्माण किया है। तो जाहिर तौर पर ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रणाली है, एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है। वहीं दूसरी ओर जो सीबीडीसी होती है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है, इसे देश के केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है और केंद्रीय बैंक को ही इसके वितरण का, इसके डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार प्राप्त होता है। यानी केंद्रीय बैंक को इसके डिस्ट्रीब्यूशन का भी अधिकार प्राप्त है और इसके निर्माण का, इसके रखरखाव का भी अधिकार प्राप्त होता है। अब हमने पहले ही देखा कि हमारे पास क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित करने का कोई भी साधन मौजूद नहीं है। ना तो सरकार क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित कर सकती है, ना ही कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित कर सकता है। और इस नियंत्रण के ना होने के कारण क्रिप्टो करेंसी परिवर्तनशील प्रकृति का होता है, काफ़ी वॉलेटाइल होता है, काफ़ी अस्थिर होता है और थोड़े से समय में ही इसके मूल्य में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि सीबीडीसी को एक सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसकी कीमत को जाहिर तौर पर रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी में लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है, जबकि जो सीबीडीसी होता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है, उसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है क्योंकि उसकी कीमत को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये बात हुई कि क्या सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी एक ही हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों में जाहिर तौर पर कुछ समानताएं मौजूद हैं, कुछ असमानताएं मौजूद हैं। इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये किसी न किसी स्तर पर जाहिर तौर पर क्रिप्टो करेंसी से प्रेरित है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर स्पष्ट तौर पर मौजूद हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिजिटल रुपए की ज़रूरत क्यों है भारत को, इस विषय पर बात कर लेते हैं। तो इसकी सबसे पहली ज़रूरत यह है कि इसके माध्यम से भारत में डिजिटल करेंसी को लेकर जो कुप्रथाएं मौजूद हैं, जो माल प्रैक्टिसेस मौजूद हैं, उनको संबोधित किया जा सकेगा। हमने पहले ही देखा कि क्रिप्टो करेंसी का जो मौजूदा डिज़ाइन है वो काफ़ी अराजक है और इस अराजक डिज़ाइन की वजह से इसके निर्माण और रखरखाव सार्वजनिक तौर पर इसे नियंत्रित किया जाता है और इसी वजह से इसके अनुचित उपयोग की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके गलत इस्तेमाल की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार को एक ऐसी करेंसी की ज़रूरत है, एक ऐसी डिजिटल करेंसी की ज़रूरत है जिसे सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सके और जिसके माध्यम से इस तरह की प्रथाओं को समाप्त किया जा सके, नियंत्रण के माध्यम से इस तरह की माल प्रैक्टिसेस को समाप्त किया जा सके। इस संबंध में दूसरा कारण ये है कि जो हमने पहले ही देखा, जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो काफ़ी अस्थिर होती है, काफ़ी वॉलेटाइल होती है,
और इतनी अस्थिर होने के कारण क्रिप्टो करेंसी का जो मूल्य होता है वो मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, बाजार कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस वजह से इसके मूल्य में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इस अस्थिरता के कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एक ऐसी करेंसी की ज़रूरत है जिसे सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सके और जो इतनी अस्थिर ना हो, इतनी वॉलेटाइल ना हो, काफ़ी ज़्यादा स्थिरता हो उसमें। इसके अलावा इस संबंध में दूसरा कारण ये है कि मौजूदा समय में डिजिटल मुद्रा को लेकर एक प्रॉक्सी वार देखने को मिल रहा है, एक प्रॉक्सी युद्ध देखने को मिल रहा है। चीन और अमेरिका दोनों ही देश डिजिटल मुद्रा के विकास को लेकर अपनी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। दोनों देश इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ऐसे में डिजिटल मुद्रा को लेकर जल्द ही हमें एक प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत देखने को मिल सकती है और जाहिर तौर पर जब दो बड़ी शक्तियों के बीच प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत होगी तो भारत भी इस पूरे युद्ध में कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखाई देगा। और इस पूरे युद्ध से निकलने के लिए एक रास्ता ये है कि भारत अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी तैयार करे, एक डिजिटल रुपया तैयार करे, ताकि इस युद्ध से भारत की वित्तीय स्थिति पर जो प्रभाव पड़ेगा उस पूरी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। इसके अलावा डिजिटल रुपए के माध्यम से भारत डॉलर पर भी अपनी निर्भरता को कम कर सकता है। आगे आने वाले समय में भविष्य निश्चित है, हो सकता है जो चीन की मुद्रा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, तो ऐसे में भारत को किसी भी अन्य मुद्रा पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए एक नई मुद्रा पेश करनी होगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो वर्चस्व है उसे और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो ये तो बात हुई कि डिजिटल रुपए की ज़रूरत क्यों है। अब इसका महत्व क्या होगा, इसके फ़ायदे क्या होंगे, यानी भारत द्वारा अगर डिजिटल रुपए की शुरुआत की जाती है तो उससे क्या क्या फ़ायदा प्राप्त होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो इस संबंध में सबसे पहला फ़ायदा यही होगा कि इससे मुद्रा प्रबंधन की लागत काफ़ी कम हो जाएगी। जो करेंसी मैनेजमेंट की लागत है वो काफ़ी कम हो जाएगी। इस पूरी प्रणाली के माध्यम से आरबीआई द्वारा कम समय में व्यापक स्तर पर मुद्रा को नियंत्रित किया जा सकेगा। इसके अलावा इस पूरी प्रणाली के माध्यम से हम पहले ही जानते हैं कि फिएट जो मुद्रा होती है, फिएट जो करेंसी होती है, उसको प्रिंट करने में काफ़ी ज़्यादा लागत आती है, उसको स्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा लागत आती है और उसके वितरण में भी काफ़ी व्यापक स्तर पर खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में जब आरबीआई द्वारा डिजिटल मुद्रा को लॉन्च किया जाएगा, डिजिटल रुपए को लॉन्च किया जाएगा, तो इससे जाहिर तौर पर ये जो लागत है इस पूरी लागत में कुछ कमी आ सकेगी, इस पूरी लागत को कुछ कम किया जा सकेगा। इसके अलावा क्योंकि डिजिटल मुद्रा के माध्यम से जो मध्यस्थ होते हैं, बैंकों की मध्यस्थ की भूमिका को समाप्त करने की कोशिश की जाती है, तो यदि डिजिटल रुपए को लॉन्च किया जाता है तो इससे जाहिर तौर पर जो रियल टाइम भुगतान है उसमें और ज़्यादा तीव्रता सुनिश्चित की जा सकेगी। रियल टाइम आधार पर भुगतान हो सकेगा, जो भुगतान में देरी आती है उस देरी को, उस समय को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की अस्थिरता के कारण होने वाले नुकसान से भी आम लोगों को बचाया जा सकेगा। क्रिप्टो करेंसी की वॉलेटिलिटी के कारण, इसकी अस्थिरता के कारण कई बार लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में सरकार इस पूरी प्रणाली को, इस पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करके लोगों के नुकसान को कुछ हद तक कम कर सकती है। तो बात हुई क्या फ़ायदे होंगे इस पूरी प्रणाली से। इसके अलावा इसके माध्यम से घरेलू स्तर के साथ साथ विदेशों में भी भुगतान को आसानी से किया जा सकेगा, आसानी से भुगतान को सक्षम बनाया जा सकेगा और इसके लिए किसी थर्ड पार्टी, किसी तृतीय पक्ष या फिर किसी बैंक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिजिटल मुद्रा के माध्यम से जो बैंकों की मध्यस्थ की भूमिका है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि इस तरह की प्रणाली को रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, तो इससे जाहिर तौर पर ग्राहकों के समक्ष भुगतान के दौरान एक सुरक्षा प्राप्त होगी, एक सुरक्षा का आश्वासन मिलेगा कि उनके द्वारा जो भुगतान किया जा रहा है वो सुरक्षित है, क्योंकि सरकार को उस पूरी प्रणाली का समर्थन प्राप्त है। तो ये तो बात हुई कि डिजिटल रुपए से क्या क्या फ़ायदा होगा। अब इस संबंध में क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं, क्या क्या चैलेंजेस मौजूद हैं, उन चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज ये है कि आरबीआई ने डिजिटल रुपए को लॉन्च करने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन इस संबंध में जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो विषय हैं, वो अभी भी अस्पष्ट बने हुए हैं। उन विषयों को लेकर अभी भी ज़्यादा स्पष्टता मौजूद नहीं है। मसलन इस विषय को लेकर स्पष्टता मौजूद नहीं है कि इस पूरी व्यवस्था को लागू करने के लिए किस तरह की तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का दायरा क्या होगा, यानी किस क्षेत्र पर डिजिटल करेंसी लागू होगी, कहाँ पर इस तरह की करेंसी का उपयोग किया जा सकेगा, कहाँ पर इस तरह की करेंसी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा, अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा इस पूरी प्रणाली में सत्यापन तंत्र क्या होगा, वैलिडेशन मैकेनिज्म क्या होगा, वो भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। यानी ये किस आधार पर तय किया जाएगा कि जो व्यक्ति भुगतान कर रहा है ये मुद्रा उसी से संबंधित है। ऐसा तो नहीं है कि उस व्यक्ति ने किसी और से चुरा ली है, किसी और का सिस्टम हैक कर लिया है और किसी और से लेकर वो मुद्रा का भुगतान कर रहा है। तो इसका वैलिडेशन करना भी काफ़ी आवश्यक है, सत्यापन करना भी काफ़ी ज़रूरी है और इस सत्यापन को लेकर अभी भी कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया है। तो ये संबंध में एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा रिजर्व बैंक को, भारत सरकार को इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में भी संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अधिनियम जब लागू किया गया था तो इस अधिनियम के जो मौजूदा कानून है उसमें जो मुद्रा की परिभाषा ली गई है उसमें केवल भौतिक मुद्रा के भौतिक स्वरूप को ध्यान में रखकर ही
कानूनों को बनाया गया है, लेकिन अब सरकार द्वारा मुद्रा के डिजिटल स्वरूप को लागू करने की बात की जा रही है, मुद्रा के डिजिटल स्वरूप को लाने की बात की जा रही है। तो इससे जाहिर तौर पर भारत सरकार को ये जो अधिनियम है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, इस अधिनियम में संशोधन करना होगा। इसके अलावा इस अधिनियम में संशोधन के साथ साथ भारत सरकार को कुछ अन्य अधिनियम भी हैं, जैसे कि सिक्का अधिनियम 2011, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा, और इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में भी संशोधन करना होगा, क्योंकि ये जो अधिनियम है इन तीन अधिनियमों को में जो मुद्रा की परिभाषा दी गई है वो भी केवल मुद्रा के भौतिक स्वरूप को ध्यान में रखकर लिखी गई है, केवल फिजिकल रूप को ध्यान में रखकर लिखी गई है। लेकिन अब सरकार द्वारा डिजिटल रूप लाया जा रहा है, तो इस संबंध में जाहिर तौर पर कुछ संशोधन आवश्यक है। इसके अलावा इस संबंध में सुरक्षा का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर डिजिटल दुनिया के लिए कहा जाता है कि ऑनलाइन मौजूद किसी भी चीज़ को आसानी से हैक किया जा सकता है, किसी न किसी स्तर पर किसी भी चीज़ को आसानी से हैक किया जाना संभव है। ऐसे में जाहिर तौर पर सरकार के लिए इस प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक उपयोग की जानी चाहिए, सबसे एडवांस तकनीक उपयोग की जानी चाहिए, ताकि इस प्रणाली को आसानी से हैक न किया जा सके। इसके अलावा इस संबंध में आम लोगों की निजता पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, आम लोगों की प्राइवेसी पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। अगर इस प्रणाली को हैक किया जाता है तो कोई व्यक्ति आसानी से ये जान सकेगा कि आपने क्या खरीदारी की है, आपने किस चीज़ के लिए डिजिटल रुपए का भुगतान किया है। इसके माध्यम से आपकी प्राइवेसी पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा भारत में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर साक्षरता भी काफ़ी कम है, ये भी संबंध में एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं। लोगों को कंप्यूटर का उपयोग करना नहीं आता, लोगों को इंटरनेट का उपयोग करना नहीं आता, तो जाहिर तौर पर जब लोग इन बुनियादी चीज़ों का उपयोग करना ही नहीं जानते तो वो डिजिटल रुपए जैसी एक एडवांस प्रणाली का उपयोग किस तरह से कर सकेंगे, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो इस संबंध में सरकार को कुछ नए प्रयास करने चाहिए, लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा अब अंत में दुनिया भर में क्या स्थिति है इस पूरे विषय को लेकर उस पर बात कर लेते हैं, यानी दुनिया भर के अलग अलग देशों में इस पूरे विषय को लेकर, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसको समझ लेते हैं। तो मध्य अमेरिका का एक तटीय देश है, सेंट्रल अमेरिका का एक आइलैंड नेशन है जिसका नाम है अल सल्वाडोर। बीते दिनों अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था, यानी ऐसा पहला देश बन गया था जिसने कानूनी तौर पर क्रिप्टो करेंसी को मान्यता प्रदान की थी। इसके अलावा ब्रिटेन द्वारा ब्रिटकॉइन नाम से एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर बनाने पर विचार किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है। इसके अलावा 2020 में चीन ने अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का परीक्षण शुरू किया था, उसका टेस्ट शुरू किया था, और चीन की इस आधिकारिक डिजिटल मुद्रा को अनौपचारिक तौर पर डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान DCEP के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अमेरिका और जापान जैसे कुछ विकसित देश भी इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं, डिजिटल मुद्रा को शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर दुनिया भर में इस तरह की जो प्रणाली है वो और ज़्यादा समय के साथ विकसित हो रही है। तो भारत को भी इस संबंध में कुछ ना कुछ विचार ज़रूर करना चाहिए, भारत को भी इस संबंध में अनुसंधान करना चाहिए। जो भी चुनौतियां मौजूद हैं, जो भी कमियां मौजूद हैं, उन कमियों को संबोधित करने की कोशिश की जानी चाहिए। यानी जो तकनीक की कमी है उस तकनीक की कमी को भारत में विकसित करना चाहिए, भारत में नई नई तकनीक विकसित की जानी चाहिए। इसके अलावा जो सुरक्षा की चुनौती है उस सुरक्षा की चुनौती को संबोधित करने का भी प्रयास करना चाहिए। तो ये तो बात हुई दुनिया भर में क्या स्थिति है। अब अंत में एक सवाल की बात कर लेते हैं। प्रश्न 250 शब्दों में लिखना है आपको। आज का हमारा प्रश्न है कि तमाम चुनौतियों और संभावनाओं के बावजूद सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी देश की भुगतान प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी आपको बताना है कि किस तरह से जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो करेंसी किस तरह से चुनौतियों का सामना कर रही है, उस करेंसी की संभावनाएं क्या हैं और उसका लाभ क्या हो सकता है, उस पूरी प्रणाली का, वो पूरी प्रणाली किस तरह से भारत की भुगतान प्रणाली के लिए जो भी हमारा पेमेंट मैकेनिज्म है उसके लिए किस तरह से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, इस पूरी प्रणाली का क्या महत्व हो सकता है। आपको इस पूरे पहलू को लेकर समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा सिक्का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।